भारत और इजराइल का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में इजराइल ईरान पर हमला करने में कामयाब हुआ है। हिंदुस्तान की एजेंसी के लोग वहाँ पे ईरान के अंदर मौजूद हैं जो मालूमात फराहम करते हैं। हिंदुस्तान नेतन्याहू का इस वक्त दस्तो बाजू बना हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया, अगर ये जवाब न दिया जाता तो यही हाल होता जो ईरान के साथ इजराइल ने किया है। ईरान और इजराइल के माबैन जो फासला वो 2300 किलोमीटर का है। ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो ये सफर तय कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजराइल के ईरान पर हमले का अगर जायजा लिया जाए तो एक बात बड़ी मानी खेज है। वो बात यह है कि आखिर कौन है जो इस वक्त ईरान की तमाम फौजी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप और उनके साइंसदानों के बारे में मालूमात इजराइल को फराहम कर रहा है, क्योंकि इस हमले के नतीजे में भी फौजी लीडरशिप को और साइंसदानों को निशाना बनाया गया। और एग्जैक्ट उनको निशाना इसलिए बनाया गया कि ग्राउंड से मालूमात पहुँचाई जा रही थी इजराइल के पास। अगर देखा जाए और हालात का जायज़ा लिया जाए तो आपको एक ही गठजोड़ नज़र आता है, और वो गठजोड़ है भारत का और इजराइल का। भारत और इजराइल का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में इजराइल ईरान पर हमला करने में कामयाब हुआ है, और इस कामयाब हमले के नतीजे में उसने बड़ी तादाद में जो है वो ऑफिसर्स को टारगेट किया। गोया अगर इस लिहाज से भी देखा जाए कि ईरान के अंदर ना अमरीकी ना इजरायली कोई भी एजेंट घुस नहीं सकता। इस हवाले से ईरान ने बहुत सख्तियाँ कर रखी हैं और बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है। गोया सिर्फ यही हो सकता है कि हिंदुस्तान के इस इदारे और हिंदुस्तान की एजेंसी के लोग वहाँ पे ईरान के अंदर मौजूद हैं जो मालूमात फराहम करते हैं। यही गठजोड़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी गठजोड़ ने हमलावर होने की कोशिश की थी, और 6 और 7 मई के वाक़यात को और इजराइल के ईरान के हमले को अगर आप मिला कर देखें तो आपको ये पूरी सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र आती है कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान उसका पहला निशाना था, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया, अगर ये जवाब न दिया जाता तो यही हाल होता जो ईरान के साथ इजराइल ने किया है। अगरचे ईरान ने भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया है, साथ ये भी कहा है कि जंग का आगाज़ किया इजराइल ने और जंग का अख्तिताम हम करेंगे। आज जो 100 ड्रोन्स भेजे गए उसके बारे में इजराइल की हुकूमत दावेदार है कि उनको नाकारा बना दिया गया, लेकिन ईरान ने कहा है कि नहीं, हम जो अब जवाब मज़ीद देंगे। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात भी की जा रही है, जिसके बारे में इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उस हवाले से भी हम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल इजराइल और ईरान जंग को अगर हम देखें तो आपको ये नज़र आता है कि किस तरीके से राब्ते होते रहे नेतन्याहू के और मोदी के माबैन, ट्वीट्स होते रहे। फिर ये कहा जाता रहा कि जो जंगी दिफाई साजो सामान है वो भी हिंदुस्तान को फराहम किया गया, इसलिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चढ़ाई की जा सके। पाकिस्तान पर 6-7 मई को जो हमला किया गया था, शहरियों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था, बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत वो गठजोड़ था इजराइल का और हिंदुस्तान का, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस किस्म की कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल थी। अब इजराइल भी बौखलाहट का शिकार था, क्योंकि जिस तरीके से पाक भारत जंग के दौरान आयरन डोम और जैसे आई स्टार जैसे उनके सिस्टम को नुकसान पहुंचा, और जितना नुकसान उसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल के सारे दिफाई निज़ाम को, डिफेंस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद से इजराइल ख़ुद भी इस बौखलाहट का शिकार था। अब ये जंग किस तरफ जाएगी, क्या आने वाले दिनों में ये जंग खित्ते को अपनी लपेट में लेगी? क्योंकि इस वक्त जो दिफाई तज़ियाकार है वो ये कहते हैं कि ईरान और इजराइल के माबैन जो फासला वो 2300 किलोमीटर का है। अगरचे कुछ तज़ियाकार ये भी कहते हैं कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो ये सफ़र तय कर सकता है और ईरान निशाना बना सकता है इस वक्त इजराइल को। लेकिन क्या अगर दीगर ममालिक की हेल्प ना हो जो इस खित्ते में मौजूद हैं तो ईरान बदला ले सकेगा? क्योंकि इस वक्त इजराइल के पास जो सबसे बड़ा मसला होगा, उसके लिए तकलीफ़ का बायस होगा, वो है इंसानी जानों का वहाँ पे ज़िया। और ईरान ने अगर कोई ऐसा टारगेट कर लिया जिसके नतीजे में वो इजराइल की आबादी को, उनकी फोर्सेस को निशाना बनाने में जवाबी तौर पर कामयाब हो गया, तो इजराइल ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नेतन्याहू के बस में ये नहीं होगा कि वहाँ की आवाम अपने यहाँ जब लोगों को देखेगी मरता हुआ तो उस वक्त चीखो पुकार नहीं होगी। और अगर ईरान को भी ये बात समझनी होगी कि उसे किसी मगरबी मुल्क से ख़तरा नहीं है, उसे इस रीजन में हिंदुस्तान से ख़तरा है। हिंदुस्तान नेतन्याहू का इस वक्त दस्तो बाजू बना हुआ है, और सारी मालूमात फराहम करने के साथ साथ उसकी सारी हमदर्दियाँ इस वक्त इजराइल के साथ हैं। और यही वो चीज़ है जिसको ईरान को बार बार बावर कराने की माजी में भी कोशिशें होती रही हैं कि ईरान को ये बात समझनी होगी, कोई उसका और मुखालफ हो ना हो, हिंदुस्तान ये किरदार अदा कर रहा है और हिंदुस्तान के बारे में ईरान को ख़बरदार होने की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए
جو 2 روز یعنی اگلے 2-4 چند روز جو ہیں اس میں کچھ چیزیں واضح طور پہ سامنے آئیں گی، کیونکہ اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل تو یہ بات طے کر بیٹھا ہے کہ وہ ان اپنے اہداف کو نشانہ بناتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی بڑا معنی خیز ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بہادری کی باتیں کرتے تھے وہ تو نشانہ بن گئے، اب جو بچ گئے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں۔ کیا مذاکرات ہوں گے یا ایران اپنا بدلہ لینے کے بعد ہی مذاکرات کی طرف آئے گا؟ لیکن ایک بات جس کا پوری پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، ملک کے دفاعی نظام کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں بعض لوگ تنقید کرتے ہیں، سیاست میں حد کو کراس کر جاتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دفاعی نظام مضبوط ہونا کسی ملک کے لیے، کسی ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا اور سالمیت کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پاکستان اس تمام ٹیکنالوجی میں اپنی ساری صلاحیتیں وقف نہ کر چکا ہوتا، اپنی کوششیں جاری نہ رکھتا اور اپنے آپ کو ایک مضبوط پاکستان بنانے کی طرف اس نے سفر نہ کیا ہوتا، تو آج جس طریقے سے ایران کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہوتے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان ممالک کے لیے پاکستان ایک امید کی کرن بن کر ابھرا ہے، اور پاکستان کے بارے میں اب پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کی جارحیت کا جواب پاکستان نے دیا ہے، اس کی توقع نہ اسرائیل کو تھی، نہ امریکہ کو تھی، اور نہ ہی ہندوستان کو تھی۔ اس لیے پاکستان کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ شاید پاکستان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، مذاکرات کی بات کرے گا، لیکن پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا، جو اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بھی جو اس نے ستیہ ناش کیا، اس کے بعد سے پوری دنیا میں پاکستان کو سپورٹ ملی ہے۔ ایران کو بھی اپنی ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، انہیں پہچاننا ہوگا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، مغربی ممالک ہوں، اسلامی ممالک ہوں، ان تمام خطے کے اندر تمام اسلامی ممالک کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ اپنے دفاع کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے، اس قسم کی سازشیں اور اس قسم کی جارحیت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ فلسطین سے نظریں چرانے کے لیے اسرائیل اس قسم کی حرکتیں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ڈائیورٹ کر دیا جائے، جو مظالم وہاں پہ فلسطین میں ڈھائے جا رہے ہیں اس طرف توجہ لوگوں کی نہ ہو، اور ساری توجہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل جنگ کی طرف چلی جائے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ایران کا جواب کیسا ہوگا، ایران کی دفاعی پوزیشن کیسی ہوگی، کیونکہ اب تک اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اسرائیل ہمراہ آور ہوا ہے، اس میں ایک بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا ہے، اور اس نقصان کا جواب اب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن مشکلات ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی نظام بھی کس ملکوں کا سب سے بڑی یہ طاقت اور قوت رکھتا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں اور تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ممالک کو اس طرف، مسلم ممالک کو خاص طور پہ توجہ دینی پڑے گی۔